वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आपका ये इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का ये मास्टर वीडियो है, जिसमें फ्रेंड्स विभिन्न टॉपिक से जो भी प्रश्न पिछले जो भी एग्जाम में पूछा गया उसी का संग्रह मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो टॉपिक वाइज मैं करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे आपका कुछ प्रश्न समिति से है दिया हुआ है फ्रेंड्स, कुछ आपका इकोनॉमिक्स में जो नियम से संबंधित है, तो इसी तरह से सभी टॉपिक वाइज मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि कुछ आपको हेल्प हो सके। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और आपको फ्रेंड्स आपको 2-3 घंटा बाद एक मास्टर वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा जो हिंदी से है, जो बिल्कुल उसी पैटर्न पे आधारित होगा फ्रेंड्स, जिस टाइप का आपका सिलेबस दिया हुआ है और जिस टाइप का 14 मार्च को सवाल पूछा गया, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। और कम समय में पढ़ने के लिए फ्रेंड्स वेबसाइट पे जाए, वहाँ पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। गूगल में जाकर के जीके mastermind.com सर्च करें फ्रेंड्स, वहाँ पर हिंदी का और जीके जीएस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, वहाँ पर जाकर के आप लोग जरूर देखें। साथ में इस वीडियो के नीचे वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ, वहाँ पर जाकर पढ़ाई करें आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, कम समय में फटाफट वहाँ पर रिवीजन आप लोग करते रहें। और टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है जीके मास्टरमाइंड और उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। उसमें जो भी मटेरियल रहेगा उसी में प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का ये मास्टर वीडियो है। आज का पहला सवाल देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, देखिए फटाफट करते चलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लंबा होगा वीडियो। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहला नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, YH मालेगाम। कौन थे? YH मालेगाम। रिवीजन करते चले। सवाल नंबर 2 देखिए, सभी कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित की गई थी? जो 2011 में आपका सूक्ष्म वित्त संस्थाएं यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट किसके सिफारिश पर स्थापित की गई थी? 2 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मालेगाम समिति की सिफारिश पे। सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 आपका है कि हाल ही में प्रस्तुत एम नरसिम्हन समिति का प्रतिवेदन किस विषय पर है? तो देखिए, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? इस तरह से भी पूछा जाता है, बैंकिंग सुधार से है। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह से टॉपिक वाइज मैं करवा देता हूँ फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स का। 4 नंबर सवाल है, नरसिम्हन समिति का संबंध है, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो आपका 4 का क्या हो जाएगा? आपका बैंकिंग संरचना से। तो देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों दो तरह से पूछा गया है। 3 नंबर सवाल में देखिए आपका यहाँ पूछा गया था, और फिर चौथा नंबर में वही प्रश्न को देखिए, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे? तो बैंकिंग संरचना सुधारों से। ऑप्शन नंबर 4 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से रिवीजन करते चलिए। सवाल नंबर 5 को देखिए फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित समितियों में से किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार का सुझाव दिया? वित्तीय क्षेत्रों के सुधार के बारे में विचार किसने दिया था? 5 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, नरसिम्हन समिति। देखिए, तो एक ही क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आपका इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका नरसिम्हन समिति। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें, कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जलान पैनल गठित किया गया था। ठीक है, गठित किया गया था। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों को सूक्ष्म परीक्षण के लिए। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक विमल जलान पैनल गठित किया गया था, एक पैनल गठित किया गया था विमल जलान। तो क्यों गठित किया गया था? तो नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए आपका विमल जलान पैनल का गठन किया गया था। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी रंगराजन था। ठीक है, कौन थे? सी रंगराजन। 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई जो समिति बना था उसका अध्यक्ष सी रंगराजन थे। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सवाल नंबर 8 को देखें, कि निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुति दी गई है? देखिए, वित्तीय समावेशन पर संस्तुति दी गई है किसके द्वारा? 8 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सही आपका रंगराजन समिति द्वारा। अब सवाल पूछा जाएगा आपसे फ्रेंड्स कि रंगराजन समिति जो किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ आ गया आपका, किसके द्वारा? वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुति दी गई है। तो रंगराजन समिति द्वारा वित्तीय समावेशन पर संस्तुति दी गई है। अगला सवाल 9 नंबर सवाल को देखें, कि रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? देखिए, इसी टाइप से आपका क्वेश्चन को घुमा कर हूबहू क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछा जाता है फ्रेंड्स, पहले भी मैं बता चुका हूं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखे। 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, रंगराजन समिति का जो गठन किया गया था आपका बैंकिंग सुधार से भी था। ठीक है, नरसिम्हन समिति भी उसी से था फ्रेंड्स, और रंगराजन समिति भी जो बैंक क्षेत्र से ही संबंधित है। यानी 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 आपका क्या है, कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना
कर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश निम्न समिति ने किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 10 का क्या हो जाएगा? नचिकेत मोर ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश निम्न में से समिति की किसने की है? तो नचिकेत मोर ने की है। ठीक है, समिति ने की है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन करते चले फ्रेंड्स। सवाल नंबर 11 को देखें कि निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर सवाल का है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति है जो आपका किससे संबंधित है? तो आपका निर्धनता के अनुमानों से संबंधित है। क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है, तो याद रख लें कि कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति है जो आपको निर्धनता से संबंधित है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 आपका है कि निम्नलिखित में से किस समिति के संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, हो सकता है पक्का पूछ दिया जाए। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी का रेखा का आकलन किया जाता है? तो लकड़वाला समिति। याद रखिएगा, 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लकड़वाला समिति के आधार पर आपका भारत में क्या है फ्रेंड्स? आपका आकलन किया जाता है किसका? तो गरीबी का ना। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? लकड़वाला। 20 का सही आंसर होगा। 12 का सवाल नंबर 13 को देखें, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? याद करिएगा, इसमें देखिए बहुत सारा जीके बन रहा है फ्रेंड्स, 4 जीके बन रहा है। 13 नंबर सवाल को देखें, कह रहा है कि गोईपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से। ये बिल्कुल सही है, गोईपुरिया। इसको किस तरह से याद रखते हैं फ्रेंड्स? गोर परी कहाँ होता है? यानी बैंकिंग में जो लेडी स्टाफ होता है स्टेज से कुछ याद कर ले, गोईपुरिया समिति। यानी गोर परी कहाँ रहेंगे? बैंक में देखिए रहते हैं, देखने को मिलते हैं कैश काउंटर सब पे। तो कुछ भी याद रखिए, गोर परी यार गोईपुरिया गोर परी कहाँ देखने को मिलेगा? बैंक में, बैंकिंग सेवा में। ठीक है, तो पहला का हो गया, ये सही सुमेलित है। फिर नानजू नदप्पा समिति। नानजू नदप्पा समिति रेलवे किराया से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। नानजू नदप्पा समिति रेलवे, ये भी सही है। रंगराजन समिति, अभी देखिए फ्रेंड्स हम लोग भुगतान संतुलन से रंगराजन समिति याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी है जो सुमेलित नहीं है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि रेखी समिति का सुधार अप्रत्यक्ष करों से है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर में के सुधार से रेखी समिति का संबंध, न कि निर्यात और आयात का सरलीकरण से। तो आपका अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है रेखी समिति, याद रखिएगा। गोईपुरिया समिति बैंकिंग से, नानजू नदप्पा समिति रेलवे से, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। कह रहा है कि सूची सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूटो करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ दत्त समिति है, वाचु समिति है, रामराजन समिति है, चक्रवर्ती समिति है। अब किससे किसका संबंध है फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो इसे बिल्कुल सही है। ठीक है, सीरियल ढंग से देख ले। दत्त समिति का संबंध औद्योगिक लाइसेंस से, याद करते चलेगा फ्रेंड्स। दत्त समिति का संबंध औद्योगिक लाइसेंस से है। वांचू समिति का संबंध है जो प्रत्यक्ष कर से है। राजमन्नार समिति का संबंध केंद्र और राज्य संबंध से है। चक्रवर्ती समिति का संबंध मौद्रिक प्रणाली से है। तो देखिए जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो सभी को याद कर ले। आपका 14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस से, वाचु समिति प्रत्यक्ष कर से, और रेखी समिति अभी ने बताया था अप्रत्यक्ष कर के सुधार से था। ठीक है, जो ये रेखी समिति था फ्रेंड्स, रेखी समिति याद रखिए अप्रत्यक्ष कर से। बाकी ये सब है राजमन्नार समिति केंद्र राज्य संबंध से, चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली से। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे? बहुत बार बताया फ्रेंड्स, बीमा क्षेत्र में ना। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ए हो जाएगा। बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। 16 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि कौन सी समिति गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है? ये बार बार आ रहा है फ्रेंड्स, गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित वाला समिति क्या है? तो 16 का आपका तेंदुलकर समिति भी है जो उसी संबंधित है गरीबी रेखा के निर्धारण से। तो 16 का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 का नरसिम्हन समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी? ये इंपॉर्टेंट है, 2 सवाल बन रहा है इसमें। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो आपका बैंकिंग से है। तो कितने सुझाव दिए थे फ्रेंड्स, कितने स्तरीय के लिए? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कितना? 4 स्तरीय। नरसिम्हन समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी? तो 4 स्तरीय। तो 17 सवाल थे फ्रेंड्स आपका समिति से संबंधित। ठीक है, तो इसी तरह से टॉपिक बाई मैं अभी करते चलता हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। एक टॉपिक एक खत्म हो गया फ्रेंड्स, अब दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है। दूसरा टॉपिक में भी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सभी पूछा गया है एग्जाम में, इसको देख ले, इससे कुछ आपको हेल्प मिलेगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर यहाँ से देखिए, अभी हमने 17 क्वेश्चन देखा। यहाँ से चलिए फिर से एक से देखते हैं, दूसरा टॉपिक का है।
बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि, इस टाइप का भी सवाल पूछा जाए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या बढ़ती है। थोड़ा जूम करते हैं। चलिए, तो सवाल नंबर एक का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या बढ़ती है। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपका है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 आपका है कि भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किस तरह के पाया जाता है। तो देखिए, भारत में जो आपका ज़्यादातर जो संरचनात्मक बेरोजगारी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी कैसी है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि छिपी बेरोजगारी से क्या समझते हैं। 3 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। किसी कार्य में जिसमें काम कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्ति लगे रहना। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, तभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। 3 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, देखिए इंपॉर्टेंट है। छिपी बेरोजगारी क्या कब कहेंगे फ्रेंड्स, कि कोई भी कार्य करने में कम व्यक्ति की जरूरत है, उसमें लगा हुआ है कितना ज़्यादा, जैसे 5 व्यक्ति इसमें काम कर सकता है, उसमें लगा हुआ है 10। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, छिपी हुई बेरोजगारी है। 5 के व्यक्ति 10 कर रहा है, यानी धीरे धीरे कर रहा है, यानी बेरोजगारी छिपी हुई है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 4 को देखिए फ्रेंड्स, आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है। बहुत अच्छा सवाल। 4 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, याद कर लीजिए फ्रेंड्स, हो सकता है पूछा जाए। देखिए, आपका आईएएस में सवाल पूछा गया था। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देखिए बिहार पुलिस का जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स, वो बीपीएससी लेवल आईएएस लेवल एक तरह से कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो हम लोग सिलेबस में दिया हुआ था और इतना अच्छा टॉपिक था, उससे सवाल ना पूछ करके टेढ़ा मेढ़ा अल्टर टाइप का पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए आपका है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का लक्षण मुख्यतः क्या होता है, मतलब कौन सा क्षेत्र में देखने को मिलता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, प्राथमिक क्षेत्र में। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का लक्षण मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वगैरह है ना, तो 5 का जो राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में छिपी बेरोजगारी का लक्षण मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र का है। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा किस प्रकार का बेरोजगारी पाई जाती है, तो संरचनात्मक पाई जाती है। अब उसमें भी देखिए सेपरेट दिया हुआ, याद रखेगा। जैसे भारत में छिपी बेरोजगारी का लक्षण मुख्यतः किसका है, तो प्राथमिक क्षेत्र का है। इस तरह से सवाल बनता है। फिर भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है। 6 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, कृषि क्षेत्र में आपका जो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 आपका है फ्रेंड्स कि अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी। अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ कब की गई थी। 7 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1991 को की गई थी, याद रखिएगा। अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ कब की गई थी, तो 1 जनवरी 1991 को की गई थी, पहले भी मैं बता चुका हूँ। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए। अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य क्या था। 8 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी को दूर करना। ठीक है, तो अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य देख लिए फ्रेंड्स, कि गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार कर उसका गरीबी दूर करना। और साथ में क्या था, इसका शुरुआत कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1991। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये रिवीजन क्लास है, फटाफट रिवीजन कर लें। ठीक है, और फ्रेंड्स आज मैं आपको शाम तक बना रहूँगा, शाम तक रात तक मैं आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब अगला सवाल है फ्रेंड्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में प्रारंभ कब किया गया था। ये भी सवाल पहले मैं करा चुका हूँ। 9 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, जनवरी। याद रखिएगा, जनवरी 2015 में आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ कब किया गया था, तो जनवरी 2015 में किया गया था। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 10 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 10 आपका है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके लिए शुरू की गई है। सवाल नंबर 10 अच्छा सवाल है, 10 का सी हो जाएगा राइट आंसर। देश में वित्तीय समावेशन, ठीक है, को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री ने जन धन योजना शुरू की है। किसके लिए, देश में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल
इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू किया है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 11 को देखें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना आरंभ कब की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हो सकता है पूछ दिया जाए। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुरुआत आपको कितना 28 अगस्त 2014 में हुआ था, याद कर लीजिए। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। सवाल नंबर 12 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। 12 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है जो बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। 13 नंबर सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है। निर्धनता विरोधी कार्यक्रम इसमें से कौन सा नहीं है, तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MRTP। MRTP निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है, बाकी ये सभी है जो सभी निर्धनता विरोधी कार्यक्रम है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, MRTP याद रखें। 14 नंबर सवाल को देखें, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 14 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। 1 और 3 सही है, पढ़ लेते हैं। 1 में क्या है, यह एक न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाता है। और 3 में क्या है फ्रेंड्स कि अभिदाता यानी सब्सक्राइबर का हिंदी क्या होता है, अभिदाता। सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी का आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी 14 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए सब्सक्राइबर हम लोग सभी कहते हैं, इसका हिंदी भी याद रखिए, अभिदाता होता है सब्सक्राइबर। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइबर मतलब क्या होता है, अभिदाता होता है। तो 14 नंबर सवाल का 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 को देखिए, गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित, ये भी प्रश्न पहले मैं करा चुका हूं फ्रेंड्स। तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ना, गुजरात में। गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। 16 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किस राज्य ने लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना का प्रारंभ किया। बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है ये। 16 का सी हो जाएगा आपका, भाग्यश्री आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा किस राज्य ने लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना को प्रारंभ किया है, तो महाराष्ट्र राज्य ने भाग्यश्री योजना को शुरू किया। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 17 को देखिए फ्रेंड्स कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। देखिए मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार ने जो चलाया फ्रेंड्स, उसका 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान से याद रखिएगा, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण टीकाकरण किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पक्का पूछा जाए। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष, तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण टीकाकरण होता है। याद रखिएगा, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण और स्वास्थ्य से संबंधित हो गया इसका फ्रेंड्स। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण या टीकाकरण 17 का ये। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं। 18 नंबर सवाल आपका है कि भारत निर्माण योजना का संबंध किससे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अवस्थापना विकास से है, ठीक है। अब स्थापना दिवस से भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है, तो अब स्थापना विकास से है। 18 का ये। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है, किसका है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है जो किसका है, तो 19 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत निर्माण का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा किसका है, तो भारत निर्माण का ही एक हिस्सा है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 आपका फ्रेंड्स, अटल नवीकरणीय एवं शहरी परिवर्तन मिशन में मुख्य रूप से जोर दिया गया है, किस विषय पे जोर दिया गया है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1, 2, 3, 4, 5 यानी सभी पर जोर आपको दिया गया है, जैसे कि अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत, ठीक है। देखिए ये भी याद रखिए, अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन को क्या कहा, अमृत नाम दिया गया है। में मुख्य रूप से जोर दिया गया है जलापूर्ति पर, सीवरेज सुविधाएं पर, सार्वजनिक यातायात सुविधाएं पर, पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतः बच्चों के लिए, इस पे जल प्लावन को रोकने के हेतु बाढ़ की पानी का निर्माण, सभी पे यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सभी इसका जो है सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। जवाहर रोजगार का उद्देश्य क्या है, तो देखिए जवाहर रोजगार जो है आपका कार्यक्रम योजना है जो भी फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है। 21 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगारों युवक को रोजगार उपलब्ध करवाना, ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना। जवाहर का रोजगार का उद्देश्य ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 आपका क्या है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन गांवों में जो सड़कों से भली भांति संबद्ध नहीं है, सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है।
यानी 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, याद कर लें कि उन गाँवों में जो सड़क से भली भांति संबंधित नहीं है, ऐसा गाँव जो आपका सड़क से नहीं जुटा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी 22 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 23 को देखिए फ्रेंड्स, आपका कर रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? अधिनियम ये पारित कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 2005 में पारित हुआ था। याद रखिएगा, मनरेगा का नाम आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स। तो पारित कब हुआ था? 2000 आपका पास में हुआ था ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में, ठीक है, मनरेगा वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 24 को देखिए फ्रेंड्स आपका, कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 24 नंबर सवाल का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1952 में। याद रखिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? डेट के साथ 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था फ्रेंड्स। सवाल नंबर 25 को देखें। 25 नंबर सवाल आपका है कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित है। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित है किस पे? 25 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NSSO के परिवार के उपभोग व्यय के सर्वे पर है। अच्छा सवाल है। 25 नंबर सवाल का देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित है, किस पे आधारित है? तो सी इसका राइट आंसर होगा, NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर, ठीक है। सवाल नंबर 26 देखिए, आपका रिवीजन प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, 4-5 टॉपिक इसका क्लियर कर देता हूं फ्रेंड्स, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। 26 नंबर सवाल को देखें। 26 नंबर सवाल जो इस टॉपिक का लास्ट सवाल है, स्वच्छ भारत अभियान द्वारा स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पहले इसका गेस करें। 26 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? तो देखिए, पहले जब शुरू किया गया था, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया था? वो आपका पार हो गया डेट फ्रेंड्स, यानी कि 2019 तक रखा गया था। जो स्वच्छ भारत अभियान द्वारा स्वच्छ भारत को लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, 2019 तक ही रखा गया था, ठीक है। तो सवाल नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए, अभी हम लोग ने फ्रेंड्स 2 टॉपिक क्लियर कर लिया है। अब तीसरा टॉपिक क्लियर करते हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपका टोटल 38 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से टॉपिक वाइज मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये तीसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक का पहला सवाल देख ले फ्रेंड्स। तीसरा टॉपिक का आपका पहला सवाल आप लोग के सामने है, इकोनॉमिक्स का है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 आपका है कि बाएं से दाएं नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता वक्र ढाल निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सीमांत उपयोगिता तथा पण्य स्टॉक के बीच प्रतिलोम संबंध दर्शाता है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। बाएं से दाएं, ठीक है, याद रखिएगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता वक्र ढाल निम्नलिखित में से क्या दर्शाता? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, सीमांत उपयोगिता तथा पण्य स्टॉक के बीच प्रतिलोम संबंध को दर्शाता है। सवाल नंबर 2 को देखिए, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, कब? 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन आई बढ़ती है। देखिए, घटिया वस्तु के लिए मांग गिर जाती है, आई जब बढ़ेगी तो घटिया वस्तु के लिए मांग गिर जाती है। आज सवाल नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सवाल नंबर 3 को देखिए, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन में अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। फिर से देख लें, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरता है, कब गिरेगा? जब आय है जो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसा ना कि आय घट जाती है, कीमत बढ़ जाती है, सब आय बढ़ती है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, कि यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग क्या होगा? अभी हमने देखा, उसी सवाल को उलट करके पूछा गया। 3 का क्या हो जाएगा? बी होगा, गिर जाएगा। यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग क्या होगी? मांग भी गिर जाएगी ना, उसकी मांग भी गिर जाएगी। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, चौथा नंबर सवाल, कि उपभोग फलन का अभिप्राय क्या है? तो उपभोग फलन देखिए, इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, 4 का डी होगा राइट आंसर। आय और उपभोग के बीच संबंध होता है। उपभोग फलन का मतलब क्या होता है? तो आय और उपभोग के बीच में संबंध को ही उपभोग फलन कहते हैं। उपभोग फलन किसे कहेंगे? तो आय और उपभोग के बीच संबंध को कहेंगे। सवाल नंबर 5 को देखें, मूल लागत किसके बराबर होती है? 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग होता है, मूल लागत, ठीक है। मूल लागत किसके बराबर होता है? परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग होता है। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 आपका है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 6 कि निम्नलिखित में से उल्टे यू का आकार वक्र कौन सा है? ठीक है, जो उल्टे यू जिस तरह से रहेगा फ्रेंड्स, पूछ देगा वक्र आकार कौन सा है। तो आपका सवाल नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कुल लागत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से उल्टे यू का आकार वक्र कौन सा है? तो कुल लागत हो जाएगा। याद रखिएगा, उल्टे यू कुल लागत। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
सवाल नंबर 7 को देखें, कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि औसत आय होता है जो सीमांत आय के बराबर होती है। 7 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 8 को देखिए फ्रेंड्स कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत फर्में होती है, प्रायः क्या होती है? जो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के अंतर्गत फर्में होती है वो प्रायः क्या होती है? 8 का, तो ये कीमत नियंत्रण करने वाली होती है। ऑप्शन नंबर डी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 9 को देखें कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? जो पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी फर्म। ठीक है, यही फर्म। तो दोनों को याद रखें। यहाँ पर भी देखिए आपका इसी तरह से दिया हुआ था फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर था कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत फर्म होती है, तो फर्म क्या होता है? कीमत नियंत्रण करने वाली होती है। फिर कह रहा है पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन करता है? देखिए इसी सवाल को घुमा फिरा के तो फर्म हो जाएगा। तो याद रखिए फर्म के बारे में दोनों का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? तो आपका फर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी 9 का राइट आंसर हो गया। सवाल नंबर 10 को देखिए। सवाल नंबर 10 आपका है कि जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है उसे क्या कहा जाता है? 10 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा उत्पादक का अधिशेष कहा जाता है। याद कर ले, जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करना पड़ता है, छोड़ेगा क्या और ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उत्पाद का अधिशेष कहा जाता है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 11 को देखिए फ्रेंड्स, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स का। तो आपका जेबी सेई ने किया था, याद रखेंगे। बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो 11 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जेबी सेई ने प्रस्तुत किया था बाजार का नियम। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देखें, जब किसी वस्तु की मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर हो, जब किसी वस्तु की मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर हो तब उस वस्तु की मांग लोच होती है। उस तब वस्तु की मांग लोच क्या होती है? 12 का राइट आंसर पूर्ण होती है। कि जब किसी वस्तु की मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है तब उस वस्तु की मांग लोच पूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर डी 12 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 13 को देखिए फ्रेंड्स कि एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र प्रदर्शित करता है। एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो आपका इकाई लोचदार पूर्ति को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 13 का। पेट्रोल और कार के बीच मांग का प्रतिलोच क्या है? चलिए अगला सवाल अच्छा सवाल है आपका। 14 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। याद रखिएगा पेट्रोल और कार के बीच मांग प्रतिलोच क्या है? तो लोच है ना फ्रेंड्स, कार चलाइएगा पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है तो इसमें तो लोचा ही है, प्रतिलोच है ये। तो प्रतिलोच कैसा है? ऋणात्मक हो जाएगा। कुछ भी इस तरह से याद कर ले। ऐसे भी फ्रेंड्स अभी पेट्रोल का दाम बहुत महंगा हो गया है, कार चलाइएगा तो ऋण में डूब जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ याद कर ले। पेट्रोल और कार के बीच मांग का प्रतिलोम क्या होता है? तो आपका ऋणात्मक होता है हमेशा, याद रखिए फ्रेंड्स। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से अब कभी नहीं भूलिएगा, पेट्रोल कार के बीच मांग का प्रतिलोच क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। सवाल नंबर 15 को देखें। 15 नंबर कीमत निर्धारण के सफल होने के लिए दोनों बाजार में उत्पादन के लिए मांग की लोच होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तो ये भिन्न होनी चाहिए। कीमत निर्धारण के सफल होने के लिए दोनों बाजार में उत्पाद के लिए मांग की लोच कैसी होनी चाहिए? भिन्न होनी चाहिए। सवाल नंबर 16 को देखिए फिर 16 नंबर सवाल है उत्पादन फलन अभिव्यक्त करता है। क्या अभिव्यक्त करता है? 16 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच प्रौद्योगिक संबंध को आपका इंगित करता है। उत्पादन फलन अभिव्यक्त करता है, क्या करता है? तो भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच प्रौद्योगिकी संबंध को ये करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर 16 का राइट आंसर है। 17 नंबर सवाल को देखें। उत्पादन फलन वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है? 17 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रौद्योगिकी संबंध का। अभी देखिए इसी से संबंधित यही क्वेश्चन देखिए इसी घुमा घुमा का पूछा जाता है। देखिए उत्पादन फलन अभिव्यक्त करता है क्या? तो 16 का हम लोग क्या देखे? 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देखे, भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच प्रौद्योगिकी संबंध। फिर कहता है उत्पादन फलन वर्णन करता है, क्या करता है? अभी देखिए 17 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना, प्रौद्योगिकी संबंध का। तो देखिए क्वेश्चन दोनों बार घुमा घुमा के पूछा गया, दोनों सवाल है जो पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। सवाल नंबर 18 को देखिए कि आपका किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का विस्तार या संकुचन निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का परिणाम होता है? 18 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उस वस्तु की इकाई कीमत में किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का विस्तार या संकुचन निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का परिणाम होता है? तो उस वस्तु की इकाई की कीमत में होता है। ठीक है,
18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 19 को देखिए, 19 नंबर सवाल है, मान लीजिए कि माल ए बी पूरक है, ठीक है, माल ए और बी क्या है, पूरक है, तो ए की कीमत में वृद्धि होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इस टाइप का सवाल भी पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि माल है जो आपका ए और बी पूरक है, तो अगर ए की कीमत में वृद्धि होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी की मांग में गिरावट आएगी। ए की कीमत में वृद्धि होगी तो बी की मांग में गिरावट आएगी। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, ये भी देखिए पूछा हुआ है आपका एसएससी मैट्रिक लेवल में पूछा हुआ है। मान लीजिए कि माल ए और बी पूरक है, तो ए की कीमत में वृद्धि होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, बी की मांग में गिरावट होगी। ऑप्शन नंबर ए 19 का राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल को देखें, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, 20 का, हमेशा याद रखिएगा, इसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है, ठीक है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को ही ट्रेजरी बिल कहा जाता है। 20 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं, ट्रेजरी बिल। 20 का डी। 21 नंबर सवाल को देखें, स्थिर मांग के साथ आपूर्ति में वृद्धि से पदार्थ की कीमत की संभावना सामान्यता होगी। स्थिर मांग के साथ आपूर्ति में वृद्धि से पदार्थों की कीमत की संभावना सामान्यता क्या होगी, किसका राइट आंसर सी, घटने की। अगला सवाल को देखते हैं, क्रेता का बाजार कहलाता है जहां क्या होता है। 22 का राइट आंसर ए, मांग से पूर्ति अधिक होती है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि क्रेता का बाजार कहलाता है, क्रेता यानी कि क्रेता का बाजार कहाँ कहा जाएगा फ्रेंड्स, तो जहाँ मांग से पूर्ति अधिक होती है वहाँ वो क्रेता बाजार हो जाएगा। क्रेता का बाजार कहलाता है जहाँ मांग से पूर्ति क्या होता है, अधिक होती है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 23 को देखें कि बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है, बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्तावाद की ओर, ठीक है। बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो किस ओर रुझान पैदा करती है, उपभोक्तावाद की ओर। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। फ्रेंड्स सवाल नंबर 24 को देखें, पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है, किस पे जोर देता है, पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है, किस पे देता है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक के दृष्टिकोण पर देता है। सवाल नंबर 25 को देखें, सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जानना भी चाहिए। 25 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, अति अल्पकालीन। अल्पकालीन नहीं, अति अल्पकालीन। सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होगा, तो अति अल्पकालीन बाजार सही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स सब्जी खराब होती है ना। तो 25 नंबर सवाल का याद रखिएगा, अति अल्पकालीन, अल्पकालीन नहीं, अति अल्पकालीन सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार, अति अल्पकालीन। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 26 को देखिए फ्रेंड्स, जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा। ये सवाल तो फिक्स कर ले, याद कर ले, ऐसा सवाल पूछा जाता है। कहता है कि जब कुल उत्पादन अस्थिर है, ठीक है, तो सीमांत उत्पादन क्या होगा। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर शून्य हो जाता है, याद कर लीजिएगा। जब कुल उत्पादन अस्थिर है तो सीमांत जी क्या होगा, तो 100 से सीमांत और 100 से शून्य। इस तरह से याद करें कि जब कुल उत्पादने है जो अस्थिर है, ठीक है, कांस्टेंट हो गया है, कुछ भी नहीं है, तो सीमांत क्या होगा भैया, सीमांत शून्य हो जाएगा। इस तरह से कुछ याद करें ट्रिकली फ्रेंड्स, ताकि कंफ्यूजन न हो। जब कुल उत्पादन अस्थिर है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। सवाल नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। फ्रेंड्स सवाल नंबर 27 को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स कि एक उपभोक्ता एक उपभोक्ता समयावस्था में कहा जाएगा कि यदि, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यदि वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। एक उपभोक्ता साम्यावस्था में कहा जाएगा क्या, एक उपभोक्ता साम्यावस्था में यही कहा जाएगा, वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो, ठीक है, वह आय के एक निश्चित स्तर पर, और जिसको जो भी आवश्यकता उसको पूरा करने में सक्षम हो, तो उसे एक उपभोक्ता साम्यावस्था कहा जाता है। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, हम लोग के बारे में कह रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो हम लोग उपभोक्ता ही है ना, तो हम लोग को साम्यावस्था में कब कहा जाएगा, जब हम क्या करेंगे कि अपना जो निश्चित स्तर, एक आय का एक निश्चित स्तर है जो है, उसी में अपना सारा व्यवस्था तो हम पूरा कर लेंगे, तो हम लोग कैसा उपभोक्ता कहलाएंगे, साम्यावस्था उपभोक्ता कहलाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सवाल नंबर 28 को देखें, अर्थशास्त्र के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है ना, गलत है ये, ठीक है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कथन गलत है। बाकी है जो फ्रेंड्स आपका, यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ का क्या कर रहा था क्वेश्चन फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो आपका ये है जो आपका ये सही नहीं, अर्थशास्त्र के संबंध में।
यह राजा के कर्तव्यों को निर्देश सही है, यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, ये भी सही है, ठीक है, और यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, ये भी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। अर्थशास्त्र के बारे में आप लोग को पता ही होगा। देखिए अर्थशास्त्र के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। 28 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे फ्रेंड्स, बी। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ये आपका गलत है, बाकी सभी कथन है जो आपका सही है। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। 29 नंबर सवाल आपका क्या है, 29 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होगी। अभी हम लोग ने देखा था फ्रेंड्स वहां पर सीमांत वाला। 29 नंबर सवाल को देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिकतम होगी, अधिकतम होती है, ठीक है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता कितनी होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अधिकतम होगी। अभी हम लोग ने सवाल क्या देखा था, जब कुल उत्पादन अस्थिर कर रहा था, ठीक है, इस टाइप से सवाल था, ठीक है। जब कुल उत्पादन अस्थिर रहता है तब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। इसी क्वेश्चन को फिर दूसरा ढंग से भी पूछा जाता है कि जब शून्य सीमांत उपयोगिता क्या है, शून्य हो जाएगी, ठीक है। 29 नंबर कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं कि यदि 9वीं इकाई में कुल उपयोगिता 50 मिलती है और 10वीं इकाई में 45 है तो 10वीं इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कितनी होगी। 30 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी -5 हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। 30 का 31 नंबर सवाल को देखिए, मांग का एक सामान्य नियम है, मांग की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। मांग का एक सामान्य नियम है कि मांग की मात्रा बढ़ती है जब कीमत घटने के साथ, यही नियम है, मांग का नियम यही कहता है कि मांग की मात्रा बढ़ती है कीमत घटने के साथ, कीमत घटेगा मांग की मात्रा बढ़ेगी। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 32 नंबर सवाल को देखें कि मांग वक्र के दाहिनी ओर गिरते हुए आकार का कारण क्या है। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। देखिए ये नियम याद रखेगा, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी टाइप का पूछा जा रहा था, फिर थोड़ा ध्यान दें। कह रहा है फ्रेंड्स जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, इसी के बारे में दिया हुआ ना। तो देखिए मांग वक्र के दाहिनी ओर गिरते हुए आकार का कारण है, क्या है, तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम 32 बताता है, यानी 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स कि मूल्य में परिवर्तन होने पर यदि कुल व्यय यथावत रहे तो मांग क्या होगी। जो मूल्य में परिवर्तन होने पर यदि कुल व्यय है जो यथावत कांस्टेंट रहे तो मांग क्या होगी। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इकाई के बराबर लोचदार होगी, ठीक है। इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, याद रखिए। चलिए सवाल नंबर 34 को देखते हैं। सवाल नंबर 34 से मांग वक्र के ऊपर उठने के कारण या अपवादी मांग वक्र के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मांग में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में क्रय करना, ये है जो आपका गलत है। 34 का डी है जो आपका गलत है। अगला सवाल देखिए क्या है फ्रेंड्स आपका 35 नंबर सवाल आपका है कि पूर्णतः लोचहीन मांग की स्थिति में लोच की मात्रा कितनी होती है। पूर्णतः लोचहीन मांग की स्थिति में लोच की मात्रा कितनी होती है। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स याद रखिएगा 0 होता है, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है, 0 के बराबर होता है। पूर्णतः लोचहीन मांग की स्थिति में लोच की मात्रा कितनी होती है, तो 0 के बराबर होती है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का सवाल भी पूछा जा सकता है, पूर्णतः लोचहीन मांग की स्थिति में लोच की मात्रा 0 होती है। चलिए सवाल नंबर 36 को देखें। एक कंपनी अपने उत्पाद के लिए मांग का 2.5 कीमत लोच का समान करती है, यह वर्तमान में इतना महीना यूनिट को बिक्री मात्रा 6% से वृद्धि करना चाहते तो इसकी कीमत से कम करनी चाहिए। तो इसका देखिए मैथ टाइप का है, नॉमिकल टाइप का है फ्रेंड्स। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 2.4% आता है, ठीक है, 2.40% आता है। चलिए छोड़िए इसको। फिर उसी टाइप से ये भी सवाल है फ्रेंड्स आपका, यदि एक वस्तु की कीमत ₹18 से कम कर 16 हो जाती है या मांग की ये मात्रा 1250 इकाइयों बढ़ाकर इतना इकाई हो जाती है, मांग की बिंदु लोच क्या है। 37 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहा है, माइनस कितना 1.08 हो गया। 38 नंबर सवाल आपका देखिए क्या है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट सवाल है इसका, इस टॉपिक का लास्ट सवाल है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फॉर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा। बहुत अच्छा सवाल। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीमांत आय बराबर सीमांत लाभ। कहता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फॉर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए हम लोग 3 टॉपिक अभी क्लियर करें फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, अभी और टॉपिक क्लियर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
हाँ फ्रेंड्स, तो ये चौथा टॉपिक का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए टोटल 5 टॉपिक कवर हम लोग करेंगे, तो 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फ्रेंड्स, 2 टॉपिक और हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए चौथा टॉपिक का पहला प्रश्न आपका क्या है। पहला प्रश्न है कि नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया, नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया, पूर्वापेक्षित समझा गया। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सभी चारों, ठीक है, टोटल हो जाएगा। यानी कि संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए, ठीक है। तो नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया, सभी इसका आंसर हो जाएगा। पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 2 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 2 आपका है कि नियोजन की निम्नलिखित आवश्यकताओं पर विचार कीजिए, ठीक है। इसके बारे में विचार करने का रहा है, तो 2 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4 सभी, यानी इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नियोजन की निम्नलिखित आवश्यकताओं पर विचार कीजिए। संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लाभ को सम आचरण द्वारा आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय असंतुलन के दूरीकरण को प्रमुख देने के लिए, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग के लिए, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 3 को देखें फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत संविधान की समवर्ती सूची में रखा है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स 2 और 3 सही है, ठीक है। 2 और 3 है जो आपका सही है और बाकी 1 है जो आपका गलत है। तो सही कौन कौन है कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया, ये आपका सही है। याद रखिएगा, भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने के लिए कार्यभार दिया गया है। ये क्वेश्चन उलट करके भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। किसको मतलब भारत का आपका यहाँ पर दे देगा कि आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय योजना बनाने का कार्यभार किसे सौंपा गया है। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार किसको, तो पंचायतों को सौंपा गया है। याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन निकल सकता है। और आर्थिक और सामाजिक योजना को किसके भारत के संविधान के कौन सा सूची, समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 का बी हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 आपका है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो सर्वप्रथम आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम इसी में आपका गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम बढ़ावा दिया गया था, चालू किया गया था। याद रखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। ये भी बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, ठीक है। कह रहा है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। सवाल नंबर 6 को देखें। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचों को स्थापना का संकल्प लिया गया था। टॉप मोस्ट भी सवाल है 6 का, हो सकता है पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचों की स्थापना का संकल्प लिया गया था। 6 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर 6 का बी, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इसी में आपका है जो उद्योग धंधों पर विशेष जोर दिया गया था फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 आपका है निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। ये सवाल भी हो सकता है पूछ दिया जाए आपको। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या होगा, 2012 से लेकर के कितना फ्रेंड्स 17 तक, ठीक है। ये आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने है। देखिए फ्रेंड्स करीब करीब तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करा। अगर इससे भी नए प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स तो हम लोग और आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ा रहेगा तो ऑप्शन से छाटिएगा, ठीक है, कॉमन सेंस लगा करके। 8वां नंबर सवाल, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। टॉप मोस्ट भी सवाल है फ्रेंड्स, से हो सकता है पक्का पूछा जाए आपको आज तो कल। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीव्रतर। याद रखिएगा तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। और ये सवाल एकदम मुख्य रूप से हमको लग रहा है फ्रेंड्स कि पूछ दिया जाएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो तीव्रतर, फास्टर, ठीक है फ्रेंड्स, तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी रहेगा, ठीक है। 11वीं में ज्यादा समावेशी नहीं, लेकिन इसमें तीव्रतर लगा रहेगा और ज्यादा समावेशी रहेगा। हालांकि 11वीं पंचवर्षीय योजना का भी समावेशी विकास था फ्रेंड्स, लेकिन इसमें देखिएगा 12वीं का तीव्रतर रहेगा, तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। सवाल नंबर 9 को देखें।
आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर क्या है? 9 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। आदेशात्मक योजना में आदेष्टा सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उसे बाजार प्रणाली के कार्यकरण को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 10 को देखें, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाव क्या है? 10 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तीव्रतर एवं अधिक सम्मिलित वृद्धि, इसमें लेकिन 11वीं में देखिए इस तरह से था, तीव्रतर एवं अधिक सम्मिलित वृद्धि था फ्रेंड्स, और उसमें क्या था जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था उसमें क्या था फ्रेंड्स आपको देख लेते हैं, एक बार फिर से पुनः देख लीजिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतर, धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास है, यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अभी हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स, सवाल नंबर 10 का क्या है, भाव क्या था, तो तीव्रत एवं अधिक सम्मिलित वृद्धि, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 10 का। सवाल नंबर 11 को देखें, सवाल नंबर 11 आपका है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका कौन सा कथन है जो सही नहीं है? सवाल नंबर 11 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये आपका गलत है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गलत है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, तो सभी को जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन नीति आयोग का गठन है जो पहले योजना आयोग चलता था, लेकिन प्रधानमंत्री है जो उसके जगह पर आपका नीति आयोग का गठन किया, ठीक है। और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित, ये भी सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 11 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि दशक कहलाने योग्य है? ये भी अच्छा सवाल है 12 का। कौन सा दशक को रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहा जाएगा भारतीय नियोजन के इतिहास में? ये भारतीय नियोजन के इतिहास में कौन सा रोजगार विहीन वृद्धि दशक कहा जाता है? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1991 से लेकर के 2000 तक को, 1991 से लेकर के 2000 को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहा जाता है, 1991 से 2000 तक को। 13 नंबर सवाल को देखें, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या थी? इसका तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कृषि पर विशेष जोर दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, देखिए कि निम्नलिखित योजनाओं कार्यक्रम का मेल कीजिए, ठीक है, मेल करना है आपको। सवाल नंबर 14, तो किस तरह से है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देख लें, मेल करना है 14 नंबर सवाल का। तो 14 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मिलाते चलिएगा, 1 का 2 है, ठीक है, 1 का 2 प्रथम योजना, 1 का 2 प्रथम योजना में सामुदायिक विकास हो गया, ठीक है। और उसके बाद हो गया फिर से 2 द्वितीय योजना, 2 का 1 हो गया तीव्र औद्योगिकरण, ठीक है। द्वितीय योजना का क्या था? तीव्र औद्योगिकरण, उद्योग में आपका विशेष जोर दिया था। और प्रथम में आका कृषि पर और सामुदायिक विकास पर जोर दिया था। तृतीय पंचवर्षीय में 3 का 3 हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय में आधारभूत उद्योगों का प्रसार किया गया था, तृतीय में आधारभूत उद्योगों का प्रसार किया गया था। उसके बाद में हो गया फ्रेंड्स आपका डी 4, चतुर्थ का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, चतुर्थ का 5वां हो जाएगा, यानी स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ वृद्धि। ये सभी को आप लोग रट जाइएगा, ठीक फ्रेंड्स, ये हो सकता है इसे पूछा जाए। देखिए चतुर्थ योजना में क्या हुआ था? तो स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ वृद्धि, इस पे जोर दिया गया था। और पंचम में क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो बच गया आपका क्या? पंचम में बच गया, चौथा हो जाएगा इसका पंचम योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। देखिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सर्वप्रथम देखो पंचम पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। तो ई का क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? सवाल नंबर 14 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 का डी, यानी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। हेराडोमर पर था, प्रथम था फ्रेंड्स, द्वितीय ये हो गया। चलिए सवाल नंबर 16 को देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है, किससे संबद्ध है? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत में मुख्य विकास योजनाओं को अनुमोदन और मूल्यांकन से, यानी भारत के जो मुख्य विकास योजना है उसका अनुमोदन कौन करता है, मूल्यांकन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 17 को देखिए, 17 नंबर सवाल आपका है, नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में 2014-15 में सबसे तेजी वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? कौन सा राज्य? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका बिहार हुआ था 14-15 में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था के उभरा था, तो बिहार। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 18 को देखें कि चल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह क्या है? ठीक है, चल योजना के बारे में। 18 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। चल योजना की जान ले, चल योजना क्या है इसके बारे में पढ़ देता हूँ, सभी सही है इसका।
1 वर्ष के लिए योजना होता है। चल योजना कितने होता है, 1 वर्ष चला और 1 वर्ष में चला गया, ठीक है। 1 वर्ष के लिए होता है, 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, ठीक है। होता है 1 वर्ष के लिए निर्धारित होते हैं, 3, 4, 5 वर्ष के लिए। अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। इसमें 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए भावी योजना है ये, ठीक है। तो इसका सही है 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 19 को देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि चल योजना के बाद निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फिर वही सही सवाल आ गया। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, एक योजना में जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए सापेक्ष योजना है। ये चल योजना के बारे में जितना चीज़ बताएं फ्रेंड्स याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल को है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी कईवीं बार। 20 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी 5वीं, ठीक है। सवाल नंबर 21 को देखें कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था किस वर्ष। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम 1975 में शुरू किया गया था। 21 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 22 को देखिए फ्रेंड्स कि योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है 22 का। योजना में कोर सेक्टर का क्या होता है, तो चयनित आधारभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस सवाल को माइंड में फिट कर ले फ्रेंड्स, योजना में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चयनित आधारभूत उद्योग। 23 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, जो इस टॉपिक का लास्ट सवाल है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर है, ठीक है। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर क्या है, तो 23 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बचत दर से अधिक थी, ठीक है। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था उसमें जो विनियोग दर था वो बचत दर से क्या थी, अधिक थी। ये टॉपिक खत्म हो गया, 4 टॉपिक फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए मुद्रास्फीति से संबंधित आप इसमें कुछ प्रश्न है, ये आपका 5वां टॉपिक है, ठीक है। तो 5वां टॉपिक में देखिए ये सभी सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। पहला सवाल आपका है कि मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है कि जब मुद्रास्फीति होगा फ्रेंड्स तो उस समय कर के दरों में क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। मुद्रास्फीति के समय कर का दर में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। सवाल नंबर 2 को देखें, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति को उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें स्थिति उत्पन्न क्या होती है। देखिए लंबा सवाल है फ्रेंड्स, कह रहा है ना कि घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पटाते हैं, ठीक है। अगर इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें स्थिति उत्पन्न क्या होगी। तो 2 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रास्फीति हो जाएगी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 को देखें कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, 3 का सी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है। 4 नंबर सवाल तो बार बार पूछा जाता है, तो क्या होगा मुद्रास्फीति के कारण, तो उपरोक्त ए और बी, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 5 को देखें कि निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ होता है। ये सवाल देखिए बार बार पूछा जाता है, किसको किसको होता है लाभ ज़्यादा होता है फ्रेंड्स 5 का, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऋणी को ज़्यादा लाभ होता है। जब मुद्रा की स्फीति होती है तो सर्वाधिक लाभ किसके होता है फ्रेंड्स, तो आपका ऋणी जो कर्ज लिया रहता है उसको ज़्यादा लाभ होता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 5 का बी। सवाल नंबर 6 को देखें, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, सभी से मिलकर के मुद्रास्फीति दर की माप होती है। 6 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखिए, सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। मुद्रास्फीति का प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है। 7 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स थोक मूल्य सूचकांक, करेक्ट आंसर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, देखिए बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। सवाल नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। सवाल नंबर 8 को देखिए, सवाल नंबर 8 है फिलिप्स, ठीक है, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है। फिलिप्स वक्र। 8 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी टिपिकल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है।
फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? 8 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच मध्य संबंध स्थापित करता है। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अवस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अवस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? सवाल नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अवस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर सी 9 का राइट आंसर होगा। यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 10 को देखिए। 10 नंबर सवाल है, भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की निर्धारण का आधार क्या है? बहुत अच्छा सवाल। 10 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उपभोक्ता की कीमत सूचकांक के द्वारा होता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए जो मिलता है, डीए फ्रेंड्स, ठीक है, डीए, उसका निर्धारण का आधार क्या होता है? ये देखिए अच्छा सवाल है। जो भी जॉब करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग भी जॉब करिएगा तो आपका जो महंगाई भत्ता है तो उसका निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर है जो महंगाई भत्ते का निर्धारण होता है। किसमें? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। 11 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक अस्फीतिकारी होने की संभावना है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक अस्फीतिकारी होने की संभावना? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 12 है, हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की द्विअंकी दर को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी कदम अपेक्षित रूप से प्रभावी सिद्ध हुआ है? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बजट घाटे और अनुत्पाद व्यय को नियंत्रण में रखना। सवाल नंबर 13 को देखिए। 13 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें से 3 है जो मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि है और 1 है जो नहीं है, तो कम से कम विधि याद रखिएगा। तो देखिए 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ब्याज दर को कम करना है जो मुद्रास्फीति को नियंत्रण की विधि नहीं है। और टॉप मोस्ट बीबीआई सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स, ये है जो उसका विधि नहीं है। कौन कौन है? मांग पर नियंत्रण करना मुद्रास्फीति की वृद्धि है। मुद्रास्फीति नियंत्रण की विधि है। फिर मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करना, ये भी मुद्रास्फीति नियंत्रण की विधि है। वस्तुओं का राशनिंग करना, ये भी आपका मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि है। जबकि ब्याज दर को कम करना बिल्कुल यह मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। याद रखिएगा 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये विधि आपका नहीं है। सवाल नंबर 14 की देखिए। सवाल नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाल नंबर 14, क्या विचार करना है? मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। बिल्कुल सही पहुंचा। मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ, केवल एक। देखिए जब मुद्रास्फीति होता है तो जो ऋण लिया हुआ रहता है ऋणधारियों यानी मुद्रास्फीति ऋणियों को क्या होता है? लाभ पहुंचता है। मोटा मोटी यही जानिए। 14 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 नंबर सवाल आपका क्या फ्रेंड्स? देखिए लंबा क्वेश्चन है आपका कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, घटा हुआ मुद्रा परिचलन, ठीक है, यानी मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। यही है जो आपका भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में सही है कि घटा हुआ मुद्रा परिचलन आपका मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर सवाल को देखें। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, ठीक है, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन है ऊंची कीमतों में। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है ऊंची कीमतों में। सवाल नंबर 17 को देखिए। फिर 17 नंबर जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है, मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। यह है जो आपका असत्य है। बाकी आपका फ्रेंड्स मुद्रा प्रसार इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु आधार पर है, सही है। भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है, ये भी सही है। मुद्रा प्रसार के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है, ये आपका सभी सही है। बाकी 17 नंबर सवाल का जो ऑप्शन नंबर डी है जो गलत है। ये कह रहा था मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित किया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से आपका 5 टॉपिक को मैं क्लियर किया फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन अगर पूछना का रहेगा तो इससे जरूर पूछेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सभी क्वेश्चन अच्छा था तो आपका फ्रेंड्स हिंदी का मास्टर वीडियो मैं बना रहा हूँ सिलेबस के अनुसार, उसको मैं 2-3 घंटा में आपको प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाए फ्रेंड्स। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स आपका वेबसाइट
gkmastermind.com पर जा करके पढ़ाई आप लोग अवश्य करें। उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, या तो गूगल में सर्च करें फ्रेंड्स, जीके लिखें, जीके मास्टरमाइंड लिखिएगा, आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।